नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यानी कि हमने पिछली बार यानी कि 24 वीडियो आपके कंप्लीट कर दी है, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान का कल्चर आपका कंप्लीट हो चुका है आपके सिलेबस के तहत, और आज से स्टार्ट होने वाला है राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले हमको राजस्थान के इतिहास की जड़ पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर जहां से आपका इतिहास स्टार्ट होता है वो चीज हमको आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन है और 100 प्रश्न आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स है, जो कोर्स का जो सिलेबस है उसको देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर जो कोर्स आपका जारी हुआ है 2022 रेट का, उससे बैंकिंग प्रणाली को बिल्कुल हटा दिया गया है। यहां पर पहले 2021 में बैंकिंग प्रणाली दे रखी थी, लेकिन अब जो सिलेबस आया है उसमें बैंकिंग प्रणाली को हटा दिया गया है। तो यहां पर देखिएगा राजस्थान के यानी कि राजस्थान के जनपद आप पढ़ने हैं, प्राचीन राजस्थान का इतिहास और साथ में भारत का प्राचीन इतिहास आपको यहां पर आज के वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, और जो आपकी सेकंड एग्जाम है वो अक्टूबर में लगने वाली है, उसका भी यहां पर इतिहास आपका कंप्लीट हो रहा है। यहां पर भी आपका इतिहास दे रखा है दोस्तों, यहां पर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। और ये जो टेस्ट सीरीज है यानी कि जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, इनकी टेस्ट सीरीज हमने ऐप पर डाल दी है दोस्तों। यहां पर आप ऐप ज्वाइन करके वहां पर इनकी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप है आपका। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर अगर कोई भी अभ्यर्थी को प्रॉब्लम आ रही है यहां पर, तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो, ऐप के बारे में पूरा डिटेल जान सकते हो दोस्तों। यहां पर आपको क्रैक करनी होगी रीट परीक्षा दोनों ही। तो देखिएगा यहां पर आज से स्टार्ट हो जाता है राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन राजस्थान का इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि दोनों चीज पढ़ेंगे। और जो बुक है आपकी वो एनसीईआरटी और आरवीएससी की बुक से हम पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। यहां पर एनसीईआरटी की बुक में जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन इतिहास से, महाजनपद से और महाजनपद काल से और वैदिक काल से, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। और देखिएगा साथ में ही यहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरवीएससी की बुक भी यहां पर कंप्लीट करवाई जा रही है, यानी कि आपको एनसीईआरटी और आरवीएससी का पूरा कोर्स बुक के माध्यम से, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करवाया जा रहा है दोस्तों। यहां पर ये बुक आपको ऐप पर भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछली एग्जाम में, ये देख लीजिएगा कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा कथन सही है। रीट परीक्षा 2021 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वैदिक से संबंधित है दोस्तों, यहां पर वैदिक काल से संबंधित है, प्राचीन इतिहास चल रहा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि गृहस्थ आश्रम व अन्य आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल सही है। और ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर डी आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, बताइएगा। रीट परीक्षा 2021 में यह क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था। तो यहां पर देखिएगा यानी कि जो महाजनपद दे रखा है और उनकी राजधानी दे रखा है, तो इनमें से सही युग्म आपको पहचानना है। देखिएगा गांधार की राजधानी मथुरा बिल्कुल नहीं थी, गलत है। अंगे उज्जैन ये भी गलत है। अवंती सत्तावती ये भी गलत है। और यहां पर जो कमोज महाजनपद है उसकी राजधानी राजपुर है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन कहां से उठाया है दोस्तों, यहां पर ये भी देख लीजिएगा, आपकी आरवीएससी की जो बुक है यानी कि कक्षा 6 का जो 18वें नंबर का अध्याय है वो यहां पर, यानी कि ये 18वें नंबर का जो अध्याय है आपका, यहां से क्वेश्चन उठाया गया था 2021 की एग्जाम में। वो देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये सेम टू सेम मिल रहा है। यहां पर देखिएगा जो कम्बोज है, कम्बोज की राजधानी क्या है, राजपुर, तो ये क्वेश्चन उठा के दे दिया है यहां पर देखिएगा। अब जो कम्बोज है वर्तमान स्थिति में कहां है, अफगानिस्तान में। और ध्यान रखना इसका ये क्वेश्चन यहां पर उठा के दिया है आरवीएससी कक्षा 6 का 18वें नंबर का अध्याय। ये बुक हमने ऐप पर डाल दी है दोस्तों, यहां पर ये अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, यानी कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। रीट परीक्षा 2018 में आपसे पूछा गया था, चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या फिर गोकुलपुरा। तो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सही है, यहां पर विराटनगर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया था? ये क्वेश्चन भी उसी बुक के अध्याय से उठाया गया था दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर आपको विश्वास नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन देख लीजिएगा उस बुक का, कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। ये देखिएगा, ये दे रखा है, पहले नंबर का क्वेश्चन उठा के दे दिया है। कौन सी थी? विराटनगर थी दोस्तों। यहां पर ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप यहां पर देखिएगा थ्योरी पढ़ना चाहते हो, थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, यानी कि ये रहा, ये क्वेश्चन ये रहा कि राजधानी जो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। ये क्वेश्चन यहां पर सेम टू सेम मिल रहा है और सेम टू सेम पहले ही नंबर का क्वेश्चन उठा के आपके प्रश्न पत्र में छाप दिया है दोस्तों। यहां पर ये चीज है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की बुकों को छोड़िएगा और केवल एनसीईआरटी और आरवीएससी की पढ़िएगा। और एनसीईआरटी की कब आपको पढ़नी है? एनसीईआरटी में से आपको केवल इंडियन जीके, इंडियन इतिहास और ये चीज आपको पढ़नी है। संविधान आपको पढ़ना है और राजस्थान जीके, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल आपको आरवीएससी की बुक से पढ़ना है। तो ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर 2018 में ये पूछा गया था, यानी कि 2018 में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और एक ही बुक के एक ही पृष्ठ से उठा के पूछे थे यहां पर। तो किस में मिलता है ये उल्लेख? ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगुत्तर निकाय में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब बुक भी देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया था। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो देखिएगा ये क्वेश्चन जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये यहां पर 2018 की एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। यहां पर कि 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है, अगुत्तर निकाय में मिलता है। अगर आपने ये बुक पढ़ी होंगी दोस्तों यहां पर, तो 2 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए होंगे यहां पर। और ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी मिल जाता है दोस्तों यहां पर, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये बुक है आपकी महाजनपद काल भारत एवं मगध साम्राज्य, कक्षा 6 की 18वें नंबर का अध्याय है, जो कि आरवीएससी का है, जो हमने ऐप पर डाली जा चुकी है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुरसेन जनपद की राजधानी थी, कौन सी थी? 2018 में फिर से पूछ लिया, यानी कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2018 में। मथुरा, वृंदावन या फिर इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा हो जाएगी, यानी कि सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी कौन सी थी? मथुरा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको देखिएगा दोस्तों यहां पर आरवीएससी की बुक के यहां पर पहले पृष्ठ पर आपको मिल रहा है कि मथुरा, यहां पर आपका यहां पर जो मिल रहा है कि सुरसेन मथुरा, यानी कि सुरसेन, ये देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 12वें नंबर का है कि सुरसेन जो राजधानी थी मथुरा, उत्तर प्रदेश, और यहां पर मथुरा वृंदावन के आसपास की जो है राजधानी थी। तो आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रही होगी दोस्तों यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं और कहां से आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। यहां पर मैं केवल एनसीईआरटी और आरवीएससी को ही मानता हूं और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक है उस पर ध्यान कम दीजिएगा। एनसीईआरटी आरवीएससी पढ़िएगा, मैं चिल्ला के आपसे बोलता हूं दोस्तों। यहां पर अगर आपको बुक नहीं मिल रही है तो दोस्तों यहां पर हमने आपके लिए स्टडी मटेरियल, ये आपका ऐप है जो कि यहां पर मात्र और मात्र 199 रुपए का जो ऑफर चल रहा है उसका केवल और केवल कल के लिए ये 199 रुपए है। इसका प्राइस यहां पर 300 कल से हो जाएगा, यानी कि आज 17 तारीख से यहां पर 17 से ये तारीख से यहां पर ये जो प्राइस है वो 300 रुपए का होने वाला है। इसमें आप स्टडी मटेरियल पर जाओगे दोस्तों यहां पर तो ये सारी बुक आपको मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल में देखिएगा दोस्तों यहां पर ये जो अध्याय मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको यहां पर मिल जाएगा पूरा। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय नंबर 18 महाजनपद एवं भारत का मगध साम्राज्य, ये आपको मिलने वाला है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा बाय करके दोस्तों। यहां पर ये मौका है आपके साथ
सामने एक एक क्वेश्चन आपको निकालना है। दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी हो रही है और आपके ऐप पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है इसकी टेस्ट सीरीज हम आपकी डाली जा चुकी है। इसमें हम देखिएगा राजस्थान ज्योग्राफी में अलग मिलेंगे, राजस्थान के संस्कृति कला संस्कृति में अलग मिलेंगे और राजस्थान का इतिहास में अलग मिलने वाले हैं। ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है इसकी टेस्ट सीरीज है और यहां पर क्यूज भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था, कौन था? 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन भारत में जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग आए थे वो सबसे पहले कहां पर बसे थे भारत में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर ये बसे थे। तो यहां पर ये लोग रहते थे दोस्तों। यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2012 में आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रीट परीक्षा 2012 में आपसे पूछा गया था, असत्य कथन का पहचान कीजिएगा। तो यहां पर जो असत्य कथन है वैदिक काल से संबंधित है। देखिएगा, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन यहां पर गलत दे रखा था क्योंकि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास नहीं हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 2011 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ये मैंने पहले भी बता दिया था। जब यहां पर देखिएगा गीता है, गीता क्या है? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग है, महाभारत का एक भाग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाभारत का एक भाग हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से आप तैयार हो जाएगा, एक बार लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सारे क्वेश्चन आपके रीट से संबंधित है, सारे एनसीईआरटी और आरबीएसई से संबंधित है, तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना बहुत ही जरूरी है। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहां पर, और जो भी ऐप लेना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और जिसकी लिंक, जो ऐप की जो लिंक है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से आपका ऐप है, जिसकी लिंक आपके वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। इसमें आपको स्टडी मटेरियल में सारी बुक आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी और आरबीएसई की, और यहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। जितने भी आपके सिलेबस में जितनी भी जो सिलेबस जारी हुआ है, जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उनकी सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है आपके ऐप पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर। अगला देखिएगा दोस्तों यहां पर अब यहां से ये देखिएगा ऐप पर, ऐप का जो लोगो है वो इस प्रकार का है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है। प्ले स्टोर से आप सर्च करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये ऐप का लोगो है दोस्तों यहां पर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट किया है दोस्तों, यहां पर डेवलप किया गया है कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो एसएसटी सामाजिक अध्ययन में अब की बार 55 प्लस करने हैं दोस्तों यहां पर। 60 में से 55 नंबर, 55 यानी कि नंबर तो लेके आने हैं, यानी कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन में ये हमारा टारगेट रहेगा। पिछली एग्जाम में हमारा जो टारगेट था वो देखिएगा दोस्तों यहां पर 60 क्वेश्चन एसएसटी में पूछे गए थे, जिसमें से 41 क्वेश्चन बिल्कुल हमारी क्लास से पूछे गए थे। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, देखिएगा यहां से राजस्थान का और भारत का प्राचीन इतिहास आपका स्टार्ट हो रहा है। तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आजादी से पहले यह क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था बताइएगा? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजादी से पहले जो क्षेत्र कहलाता था वो क्या कहलाता था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूताना कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान को रामायण में किस नाम से संबोधित किया जाता था प्राचीन समय में? बताइएगा। आर्यव्रत, ब्रह्मवार्त, मरुकांतर, राजपूताना। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुकांतर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वाल्मीकि यहां पर आए हुए थे जालौर के आसपास के क्षेत्र पर, तो उन्होंने यहां भौगोलिक दिशा देकर इस क्षेत्र का नाम मरुकांतर रखा था। रामायण में भी मिलता है मरुकांतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने का अर्थ है क्या? है राजपूताने का अर्थ बताइएगा।
राजपूतों का स्थान, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की वंशावली या फिर राजपूतों का कुल नाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजपूतों का स्थान, जहां पर राजपूतों ने शासन किया था उसी नाम से राजस्थान का जो प्राचीन नाम मिलता है वो राजपूताना मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। सबसे पहले जो राजपूताना नाम दिया था राजस्थान को वो किसने दिया था बताइएगा? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स रॉड, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर रीमा आहूजा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन स्थानों पर प्राचीन पाषाण काल की गुफाओं के अवशेष मिले हैं बताइएगा? विराटनगर, जयपुर, तर, भरतपुर या फिर उपयुक्त में से दोनों स्थानों पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं प्राचीन पाषाण काल की गुफाएं मिली है। तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, यहां पर विराटनगर जयपुर में भी मिलती है ये गुफाएं और यहां पर दर भरतपुर में भी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पाषाण युग कितने कालों में विभाजित था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, यहां पर 3 कालों में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्राचीन राजस्थान के इतिहास को जाना चाहता है, प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ है दोस्तों यहां पर इस काल में केवल पाषाण से संबंधित यहां पर वस्तुएं मिलती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, किसको कहा जाता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कर्नल जेम्स रॉड को कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पुस्तक आपके सामने आ चुकी है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 के लेखक कौन है? देखिएगा 1829 में ये पुस्तक लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स रॉड ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं सदी का प्रथम इतिहास का जिसने राजस्थान के सामर्थ्य व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था बताएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स रॉड था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्न स्थानों पर लोह युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं बताइएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। रेड टोंक से प्राप्त हुए, यहां पर सिक्के प्राप्त हुए थे, विराटनगर से भी प्राप्त हुए थे और नागर टोंक से भी प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का इतिहास कब से स्टार्ट होता है बताइएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का जो इतिहास स्टार्ट होता है वो पूर्व पाषाण काल से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्राचीन पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं? बागौर, भीलवाड़ा, डिडवाना, नागौर, नगरी, चित्तौड़गढ़ या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी स्थानों से यहां पर पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। देखिएगा बागौर, भीलवाड़ा में यहां पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, डिडवाना नागौर में मिले हैं, नगरी चित्तौड़गढ़ में भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी पर बाद में सूख गई थी, कौन सी नदी थी? सरस्वती, द्वेषवती, गंगा या फिर सरस्वती द्वेषवती दोनों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन आपके आरवीएससी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर आरवीएससी की जो बुक है उसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये अगर ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट याद कर लिए तो दोस्तों 100% 2 क्वेश्चनों को आपके एग्जाम में आने से कोई नहीं मिट सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को माना जाता है। अब देखिएगा सरस्वती नदी का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों यहां पर वो सर्वाधिक मिलता है, नाम सर्वाधिक मिलता है। और जो यहां पर आपको पता है गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन गंगा नदी का नाम है वो कम मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन सबसे ज्यादा सरस्वती नदी का नाम मिलता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश के पूर्व की ओर स्थानांतरण करने का विवरण मिलता है, बताएगा। अब देखिएगा यहां पर ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर सप्त ब्राह्मण में। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताएगा। अहिछत्रपुर, प्राचीन नाम भी आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखना, अहिछत्रपुर नागौर के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। स्वर्णगिरी जालौर बिल्कुल सही है। चंद्रावती आबू और सुरसेन, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो सुरसेन है यही जोड़ा गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो जैसलमेर के आसपास का वो क्षेत्र है वो मांड के नाम से जाना जाता था। और सुरसेन किसको कहा जाता है, अलवर, भरतपुर और करौली का जो क्षेत्र है उसको सुरसेन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ का प्राचीन नाम बताइएगा। इंद्रप्रस्थ, इंद्रसेन प्रदेश, चंद्रपति या फिर ब्रजनगर या फिर मांड प्रदेश। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजनगर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, बताइएगा। बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का, सिख धर्म का, यहूदी धर्म का। तो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था अवंती। अगला क्वेश्चन, अवंती नरेश चंड प्रोदित किसका समकालीन था, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवंती में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो यहाँ पर नरेश चंड प्रोदित हुए थे। वो किसके समकालीन था, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा बौद्ध के समकालीन था। ऑप्शन आपका सही है, यहां पर ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बीकानेर का प्राचीन नाम बताइएगा। ढूंढाड़, मांड, वल्लभ नगर या फिर जांगल प्रदेश। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। बूंदी, जालौर, भीलवाड़ा या फिर राजसमंद। अब देखिएगा यहाँ पर जो बागोर सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर यानी कि प्राचीन सभ्यता थी, पाषाण युग की ये सभ्यता मानी जाती है, इसलिए प्राचीन राजस्थान के अध्याय में मैं लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना ये कहाँ पर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में बागोर एक कस्बा है, वहां पर इस सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। मैं सभ्यताओं वाला कॉन्सेप्ट इसके बाद के वीडियो नंबर 26 में आएगा, उसमें मैं आपको राजस्थान की सभ्यताएं कंप्लीट करवाऊंगा एक वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांड प्रदेश के नाम से है जाना जाता है कौन सा क्षेत्र, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का पश्चिम का जो क्षेत्र है वो मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो कि महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था, कौन था, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा विराट था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश का राजा विराट की राजधानी बैराट नगर थी, बताइएगा। कहां पर थी बैराट नगर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर का दक्षिणी भाग है उसमें विराटनगर राजधानी थी मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता और बागोर सभ्यता दोनों ही सभ्यता में प्राचीन पाषाण काल सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। यहां पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहां पर है तिलवाड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद था, कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो इस क्वेश्चन का आ सकता है आपके एग्जाम में। काशी, मगध, अवंती या और मत्स्य या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती और मत्स्य, यहां पर यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा।
आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा योद्धे के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में राजस्थान का नाम दिया था, बताइएगा। बहुत प्राचीनतम नाम मिलता है राजस्थान का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुकांतर दिया था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड रियासतों का पॉलिटिक एजेंट था, कहां का था ये पॉलिटिक एजेंट? मेवाड़ मारवाड़, जयपुर अलवर, भरतपुर धौलपुर या फिर कोटा झालावाड़? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ और यहां पर मारवाड़ रियासतों का ये पॉलिटिक एजेंट हुआ था, ये अंग्रेजी अधिकारी था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1818 से और 1822 तक ये राजस्थान के मेवाड़ रियासत का पॉलिटिक एजेंट रहा था, यानी कि 4 से 5 सालों तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 30 मार्च 1949 को गठित बेहद राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, बताइएगा कौन सी नहीं थी? तो ये नहीं थी, धौलपुर नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यूनानी इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? अब आपका प्राचीन भारत स्टार्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि प्राचीन इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको प्राचीन भारत का और प्राचीन राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि यहां से आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो कि राजस्थान और भारत का दोनों सेम पढ़ने पड़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएसई उठा के आरबीएसई की बुकों से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा राजस्थान का इतिहास हम सभ्यता अलग से पढ़ाएंगे राजस्थान की, और राजस्थान के प्रमुख राजवंश अलग से पढ़ाएंगे, और भारत का प्राचीन इतिहास में भारत की और विश्व की सभ्यताएं अलग से पढ़ाएंगे, और भारत के आंदोलन सारी चीजें हम अलग से पढ़ाएंगे, प्राचीन मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास, ये चीज हम अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है वो हम दोनों मिलाकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ही हमको समझ में आएगा जब राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों हम मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको पेड़ पर चढ़ना है तो सबसे पहले तने का ज्ञान होना जरूरी है। तने का ज्ञान हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हम शाखाओं पर जाएंगे, एक एक शाखाओं का अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तब जाके पूरे पेड़ का हमें ज्ञान मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो यूनान इतिहासकार आए थे उन्होंने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत देश को नाम दिया था। अब देखिएगा जो मुसलमान इतिहासकार आए थे भारत में पश्चिम से, उन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया था, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने दिया था हिंदुस्तान, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हिंदुस्तान क्यों दिया था? क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें हिंदू लोग निवास करते थे, एक तो ये बात थी, और एक बात थी जो अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत है उसके पूरब में जो देश है, जो महाद्वीप है, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान इस क्षेत्र का नाम दिया था। जो भी यहाँ पर मुसलमान इतिहासकारों के जो भी बुक है, ग्रंथ है, उनमें सभी में यहाँ पर हिंदुस्तान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों आपको याद होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। चारों वेदों का एक नाम दिया गया है, तो बताना होगा इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है संहिता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ भी गया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों की उत्पत्ति निम्न में से ब्रह्मा के किस अंग से मानी जाती है? मुख से, भुजाओं से, चरणों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मुख से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है बताइएगा। जो ऋग्वेद है उसमें मंडलों की संख्या आपसे पूछ लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में 10 मंडल है, ध्यान रखना 10 मंडल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है बताइएगा।
कालिदास, कौटिल्य, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 44 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहां पर आपके एग्जाम में हो सकता है 44 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, रटना है। अगर यहां पर आपको मुझे पूरा विश्वास है कि 80-75% आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ऐप है आप लोगों के लिए इस तरह से डेवलप किया है, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज वीडियो के बाद आपको ऐप पर मिल जाती है, और ऐप पर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो वहां पर अभ्यर्थियों के साथ साथ आपका रिजल्ट निकल के आता है, आपने कौन सी रैंक प्राप्त की है, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, आपका स्थान कौन सा है। तो इस तरह से आपको पूरा जो कोर्स है लगभग आपके ऊपर है वो कि आप 15 दिन में कर सकते हो, ऐप पर जाके 20 दिन में कर सकते हो, या फिर 5 दिन में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन है बताइएगा। वेद व्यास, कौटिल्य, कालिदास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघदूत की जो रचना की थी वो कालिदास ने की थी। ये संस्कृत का महानतम बहुत बड़ा लेखक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितनी रचनाओं का विवरण मिलता है। आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है, और इसमें जो यहां पर रचनाएं कितनी मिलती है ये आपसे पूछ लेता है। तो ध्यान रखना 10,462 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य पद दोनों में लिखा गया है बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर थी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है बताइएगा। तो रामायण के जो रचयिता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएंगे, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। सामवेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला वेद जो की रचना हुई थी उसकी वो ऋग्वेद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है यहां पर गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो यहां पर ऋग्वेद में मिलता है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेद शब्द का क्या तात्पर्य है। बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति। तो वेदों में जो छिपा हुआ है वो ज्ञान छिपा हुआ है, इसलिए वेदों का जो अभिप्राय है, जो अर्थ है वो ज्ञान होता है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है बताइएगा। देखिए हिंदू धर्म के जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो आपको मैंने कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उनसे संबंधित इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइएगा बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर जातक में, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज तरंगिणी हो जाएगा, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइएगा। क्या है मोहनजोदड़ो सभ्यता का अर्थ। तो इसको कहा जाता है मृतकों का टीला, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। देखिएगा मोहनजोदड़ो का तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। अब कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां,
ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी बताइएगा। प्लेपनी, टॉल्पी, टीसीएस या फिर मेगास्थनीज। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा टॉल्पी ने लिखी थी, यानी कि भारत का भूगोल किसने लिखी थी, टॉप्ली ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता, ये आपसे रिट में भी पूछी गई है पिछली बार, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। सेलुकस निकेटर, मेगास्थनीज, टॉल्पी या फिर सेयुगन। तो ये जो पुस्तक थी वो यहां पर मेगास्थनीज के द्वारा रचना की गई थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हेनसांग निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था बताइएगा। हर्षवर्धन, राजवर्धन, अजातशत्रु, नागदशक। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राखड़ी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है बताइएगा। तो ये हो जाएगा राखड़ी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा में, एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है जिसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां स्थित है बताइएगा। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था। आंसर दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, बृहद्रथ, अजातशत्रु या फिर अशोक। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, चीनी यात्री फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किताब उल हिंद ए तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है। ये देखिएगा मुसलमान इतिहासकारों ने ये पुस्तक लिखी थी, कौन था इसका करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बरूनी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो प्राचीन सिक्कों को जाना जाता है आहत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता है, बुक में आपको बता देता हूं, यानी कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो बुक है उसमें एक चित्र दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सिक्कों का एक चित्र दे रखा है और उसके नीचे यहाँ पर आहत लिखा हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं कि आहत सिक्कों को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है उसी बुक के उस चित्र से, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में आने योग्य है। पिछली बार यहां पर सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में मंदिरों की कला को किस शैली के नाम से जाना जाता है बताइएगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर उपयुक्त शैली। ये मंदिर बनाने की कला है, तो देखिएगा नागर शैली के मंदिर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, द्रविड़ शैली के किस प्रकार के होते हैं, बेसर शैली के। तो ये स्थापित कला में मैं आपको इसमें डिटेल में कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर जो मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली के बने होते हैं। और बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो मध्य भारत के जो मंदिर है, जैसे मथुरा के आसपास के जितने भी मंदिर है वो यहाँ पर बेसर शैली, वो द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। और बेसर शैली के जो मंदिर मिलते हैं वो दोनों शैलियों का मिश्रण होता है, जो कि यहाँ पर बेसर शैली के मिलते हैं, सॉरी द्रविड़ शैली के मिलते हैं। दक्षिण भारत में मिलते हैं द्रविड़ शैली के, बेसर शैली के मिलते हैं मध्य भारत में बेसर शैली के मिलते हैं। अब बेसर शैली के जो यहाँ पर है वो मथुरा के आसपास मिलते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ गोलाकार होते हैं, यहाँ पर ऊपर गोलाकार एक, यानी कि तस्करी नुमा एक रहता है, इस प्रकार के होता है, और थोड़ा गोलाकार होते हैं, इस प्रकार के होते हैं यहाँ पर। और नागर शैली के होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, और दोनों का मिश्रण आपको पता है बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आग का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था बताइएगा। आग का आविष्कार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था।
कैसे हुआ आग का आविष्कार? आपको पता होगा, आपने यानी कि कक्षा 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा कि जो आदि मानव था वो शिकार करने के लिए जा रहा था, उसके हाथ में वो शिकार करने किससे कर रहा था? पत्थर से कर रहा था, पत्थर के औजार थे। तो उसने किसी जानवर के पीछे जानवर को मारने के लिए उस पत्थर का प्रयोग किया था, उसको भगाया था। उसको भगाने के बाद वो किसी दूसरे पत्थर से टकराकर उससे चिंगारी पैदा होकर वहां पर आग का आविष्कार हुआ था। अब यहाँ पर आग का आविष्कार तो हो गया था, अब क्या हुआ था यहाँ पर? आपको पता है कि पका हुआ मांस कब से खाना स्टार्ट किया था? तब से उन्होंने आग का आविष्कार किया था पुरापाषाण काल में, तब से ही उन्होंने यानी कि पका हुआ मांस खाना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मनुष्य ने निम्न में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बताएगा। सोना, लोहा, तांबा या फिर पीतल? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी? बताएगा। ये हुई थी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में हुई थी, क्योंकि प्रारंभिक पाषाण काल में तो मानव गुफाओं में रहता था। नवपाषाण काल में आपको पता है यानी कि उन्होंने निवास स्थान अपना बना लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया था? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत का तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया था? बताएगा। तो ये लिया गया था उपनिवेश से लिया गया था। ऑप्शन आपका करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदों को माना जाता है, तो वेदों को माना जाता है यहाँ पर श्रुति के नाम से जाना जाता है वेदों को। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास माना जाता है। सबसे पहले जो आर्य लोग थे, आपको पता है जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को आर्य लोगों की संतान मानते हैं, लेकिन कुछ विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में पहले लिख दिया था कि जो भारत के निवासी है वो विदेशों की संतान है। ये विदेशों की संतान है, हम आर्यों की संतान है। आर्य का मूल स्थान कहाँ था? तो आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। मध्य एशिया में आपको पता है यहाँ पर आक्रमण होने लगे थे, राजाओं ने यहाँ पर इनका जीना दुश्वार कर दिया था, तो इन्होंने ये चारागाह की तलाश में और यहां पर आए थे, यानी कि उत्तर भारत में आए थे, पंजाब के आसपास, सिंधु नदी के आसपास आए थे। लेकिन वहां पर भी सिकंदर के आक्रमण से ये परेशान होकर यानी कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र पर आ चुके थे और यहां पर अपना जीवन प्रारंभ किया था। यहां पर खेती प्रारंभ की थी वैदिक काल में इन्होंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? बताएगा। वैदिक सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैदिक सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? ये जो पूरी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, उसमें नगर नियोजन के अवशेष मिलते हैं। और वैदिक सभ्यता में आपको पता है पूरा गांव से रिलेटेड पूरी चीजें यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता, जो कि आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी है? बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा। पशुपालन, कृषि, उपयुक्त सभी, शिकार करना, विनिर्माण कार्य करना? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन और कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय में से एक था। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता कौन सा था? बताएगा। जिसको सबसे ज्यादा योग्यता दी जाती थी, सूर्य, अग्नि, वरुण या फिर उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखना अग्नि थी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो सरस्वती नदी के आसपास जो व्यक्ति यहां पर रहते थे उस सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं वो, तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था कृषि पशुपालन। ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के भोजन में सम्मिलित नहीं था। देखिएगा, वैदिक आर्यों के लोगों ने जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और वहां के लोगों का जो खान पान था वो किस प्रकार था बताइएगा? मांसाहार था, जौ था, उड़द था या दूध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मांसाहार, यानी कि मांसाहार इसमें सम्मिलित नहीं था। जौ, उड़द, दूध ये सारे सम्मिलित थी, यानी कि शाकाहारी लोग थे वैदिक सभ्यता के लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग के निवासी मूलतः किसके उपासक थे बताइएगा? तो ये अपने आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति को मानने वाले थे। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कि ये कॉन्सेप्ट प्राचीन राजस्थान का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आपका एनसीईआरटी और आरबीएसई से संबंधित था, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की सभ्यता। ये देखिएगा, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब प्राचीन सभ्यता में हमको पढ़ना है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, जितनी भी छोटी छोटी बैराट सभ्यता, यानी कि 4, 5, 7 बड़ी सभ्यता है, और छोटी मोटी जितनी भी सभ्यता है उसके यहां पर 80 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगला जो वीडियो आएगा वो 26वें नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहां पर, जो कि इस सिलेबस का ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सभ्यताओं का। अब देखिएगा यहां पर, यानी कि जो आपका ये कोर्स है वो यहां से इतना कंप्लीट हो गया है दोस्तों। यहां पर आप कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्ले स्टोर से अपलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो बुक डाउनलोड कर सकते हो। सारी बुक पढ़ना अनिवार्य है दोस्तों यहां पर आपके लिए, अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो। और जो आपकी एग्जाम है जो रिट की 23 और 24 जुलाई को आपकी एग्जाम होनी है, इससे पहले हम 2 बार आपका जो कोर्स है उसका रिवीजन कर देंगे। अब तक हमने आपका 25 से 30% कोर्स हमने कवर कर लिया है। तो ये आपका नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ये अध्याय आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो सबका, जो हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान का भूगोल हमने कंप्लीट कर दिया है, राजस्थान का कला एवं संस्कृति हमने कंप्लीट कर दिया है, और राजस्थान का इतिहास आज से स्टार्ट हो गया है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमने यानी कि प्राचीन राजस्थान का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगला जो वीडियो आएगा आपका वो आएगा यानी कि राजस्थान की सभ्यता पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही वीडियो में ये कवर करवाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर पूरा। तो ये आपका कोर्स है दोस्तों, यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। 199 रुपए है, और कल से इसका प्राइस 300 रुपए होने वाला है। 300 रुपए होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले आप इसको यहाँ पर कंप्लीटली कर लीजिएगा मात्र 199 रुपए में, जिसके साथ आपको फिलहाल क्या क्या चीज दे रखी है। सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज है 16, शिक्षा शास्त्र की 24 टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण सिलेबस कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज की यानी कि 21 से 22 टेस्ट सीरीज हमने इसमें डाल दिया है, और आरबीएसई की जो बुक है उसमें आपको फ्री मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 6 से 12वीं तक के एनसीईआरटी और ये सारी बुक आपको मिलने वाली है। आपके ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी यहाँ पर ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। आप जा सकते हो वीडियो पे, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर अभ्यर्थी अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हमें कॉल कर सकते हो, पासवर्ड हम आपको बता देंगे। अगर बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड हम आपको बताएंगे आपका पासवर्ड कि आपका पासवर्ड क्या है। और देखिएगा, फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हो, ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हो आपके हिसाब से, 1 2 3 4, या फिर आपके कोई भी किसी आपके ऊपर है वो पासवर्ड कैसा बनाना है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे। अगर उस पासवर्ड को आप भूल गए हैं तो हम आपको वो पासवर्ड आपको बता देंगे। कोई भी प्रॉब्लम है वो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर। और इस जो ये कॉन्सेप्ट करवाया था, इसकी बुक का जो अध्याय नंबर है, यानी कि ये जो कक्षा 6 का अध्याय 18वें नंबर का है, महाजन पदकाल, इसको कंप्लीटली आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा जिन्होंने कोर्स ले रखा है दोस्तों। यहाँ पर उन अभ्यर्थियों से मैं स्पेशल कहना चाहता हूं कि आपको पीछे नहीं रहना है, सबका सिलेक्शन होगा जिन्होंने कोर्स ले रखा है दोस्तों यहाँ पर। और जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है वो अगर वीडियो पर ध्यान दोगे और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न को अच्छे से करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी आपकी तैयारी होगी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन कोर्स लेने का यही फायदा है कि उनकी एक तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, रेगुलरिटी बन जाती है दोस्तों यहाँ पर, और एक एक कॉन्सेप्ट उसका कवर हो जाता है दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब से प्लस आपके ऐप से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होएगा। जाते जाते एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को। धन्यवाद।